हेलो गुड इवनिंग गाइस। आज काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स आए हुए हैं द इंडियन एक्सप्रेस में। आज 16 जुलाई 2026 है। तो एक शशि थरूर जी का आर्टिकल आया है जो ज़्यादा कुछ नई बातें तो नहीं कह रहा, लेकिन इसमें भी कुछ अच्छी चीज़ें कही हैं। जैसे कि जो बराक ओबामा का टाइम पे JCPOA था, जॉइंट कम्प्रिहेंसिव पैक्ट जो था ईरान और US के बीच में, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम जो जो भी उनके सैंक्शंस वगैरह थे वो कम कर दिए थे ईरान पे, और उनको कहा था कि आप जो यूरेनियम एनरिचमेंट है उसको ख़त्म किया जाए। तो वो जैसे ट्रम्प ने वो तोड़ दिया था 2018 में। तो उसके बाद सारी चीज़ें ख़राब ही होती गई धीरे धीरे वहाँ पे। तो इन्होंने इसमें ये जस्टिफाई किया है कि जैसे नॉर्थ कोरिया है, उसके पास न्यूक्लियर है, तो जब US उसके साथ डील करता है तो काफ़ी पीसफुली किड ग्लव्स के साथ डील करता है। लेकिन जब वो ईरान के साथ जो अभी डेवलप ही कर रहा है तो उसको कितने हार्श तरीके से कर रहा है। इसका मतलब ये एक किस्म से कह रहे हैं कि मतलब न्यूक्लियर वेपन्स के लिए ही कंट्री को नेचुरली फोर्स करते हैं कि जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर नहीं होगा तो ऐसे ही ये डील करते रहेंगे। उसके साथ साथ इसमें एक दो बातें और कही हैं, जैसे कि पनामा और स्यूज़ कैनल है, वो मैन मेड है। वहाँ पे जो सर्विसेज फ़ीस होती हैं वो चार्ज की जा सकती हैं, लेकिन हॉर्मुज़ और मलाक्का स्ट्रेट जो है, यहाँ पे कोई ह्यूमन वो नहीं है, मतलब ये ह्यूमन मेड नहीं है, ये नेचुरल है। तो ये इंटरनेशनल लॉ से गवर्न किए जाने चाहिए। ये पहले भी कहा गया था और ये भी कोई नई बात नहीं, इन्होंने फिर से कही है। तो उसी के साथ इन्होंने एक इसमें हम एक ट्रम्प का हमें एक स्टेटमेंट मिल सकती है कि हमने थाउजेंड्स ऑफ US मिसाइल्स लॉक्ड और लोडेड कर दी हैं। तो मतलब ये ट्रम्प का क्या हमेशा एग्रेसिव मूड रहता है कि भाई लड़ने का। तो ये जैसे हम US की किसी भी मतलब पॉलिसी वगैरह के उसमें कर सकते हैं, तो हम बोल सकते हैं कि जो ट्रम्प है, जैसे हम उसको ट्विटर पॉलिटिक्स बोलते हैं, उसी के साथ साथ उसको हम, जैसे उसने काफ़ी और भी स्लोगन्स दिए हैं, जैसे पाकिस्तान को पोस्टर बॉय ऑफ टेररिज्म का कहता है, इंडिया को टैरिफ किंग कहता है। वैसे वो जो पैलेस्टाइन और इसराइल है उसको मतलब रियल एस्टेट्स की प्रॉपर्टी मानता है एक किस्म से। यूक्रेन को भी वो वैसे ही ट्रीट करता है। तो एनवायरमेंटलिस्ट को वो कहता है कि ये मतलब डूम, ये एनार्की ऑफ कुछ कहता है, मतलब अच्छा नहीं कहता है। फ्रीडम जो ये एनवायरनमेंट के लिए लड़ते हैं उनके लिए भी अच्छा नहीं कहता है। उसी तरीके से वो हमेशा ये वॉर के लिए रेडी रहता है और कहता है कि हमने लॉक्ड एंड लोडेड कर दिए गन्स अगेंस्ट ईरान। तो ये उसकी स्टेटमेंट में यूज़ किया जा सकता है। दो चीज़ें इसमें इंपॉर्टेंट थी कि कैसे बराक ओबामा की पॉलिसी अच्छी थी और ट्रम्प ने सारा काम ख़राब कर दिया, और क्यों कंट्रीज़ को जाना ही पड़ेगा न्यूक्लियर के लिए, ये फोर्स किया जा रहा है उनको तभी। और तीसरी ये हमें पता ही है कि ये जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ है मैन मेड नहीं है, नेचुरल है। तो इसको ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई टैक्स ले या कोई टैरिफ इस पे चार्जेस करे, कोई भी पैसेज अगर शिप वहाँ से पास होती है। उसके बाद एक और अच्छा आर्टिकल है हमारे पास, जो ऑस्ट्रेलिया यूरेनियम जो हमने पैक्ट किया उसके रिगार्डिंग है। इसमें थोड़ी सी हिस्ट्री जैसी बताई गई है। इसमें जैसे कि हमें पता है कि ऑस्ट्रेलिया जो था काफ़ी रिसोर्सेज जो 1/3 ऑफ वर्ल्ड के यूरेनियम वहाँ पे पाए जाते हैं। लेकिन क्या था कि वो काफ़ी उसकी स्ट्रिक्ट एक्सपोर्टिंग पॉलिसी थी, वो ऐसे ही किसी को यूरेनियम नहीं देता है, वो उन्हीं को देता है जो NPT के सिग्नेटरीज थे। लेकिन जब इन US ने 2008 में इंडिया के साथ सिविल न्यूक्लियर एग्रीमेंट साइन किया, और बीइंग ए नॉन NPT नेशन इंडिया को एक्सेप्शनल किया गया, NSG वेवियर दिए गए। तो इस चीज़ों के बेसिस पे ऑस्ट्रेलिया का और इंडिया का एग्रीमेंट अच्छा हो चुका था। और एक और चीज़ अच्छी हुई थी, एडिशनल प्रोटोकॉल जो IAEA के अंदर हुआ था। इसमें क्या हुआ था, इसमें इंडिया ने बाइफरकेट कर दिए थे इनकी दोनों फैसिलिटीज़, सिविलियन और मिलिट्री यूज़ के लिए। इन्होंने कहा था कि इंडिया ने कहा जब भी साइन किया तो इन्होंने कहा कि जो भी ये प्रोक्योरमेंट करेंगे ये सिविलियन यूज़ के लिए करेंगे। ये एक अच्छी चीज़ थी जो इंडिया ने साइन की थी, जिसके बेसिस पे इंडिया का जो एक किस्म से बोलते हैं वर्ल्ड में एक स्टेटस था वो अच्छा इंप्रूव हुआ, एक पीसफुल कंट्री के तौर पे हुआ। वो सिविलियन यूज़ के लिए अपने जो हमारा एनर्जी रिक्वायरमेंट है उसको फुलफ़िल करने के लिए न्यूक्लियर यूज़ के लिए हमने किया था। इन्हीं चीज़ के बेसिस पे जो इंडिया ऑस्ट्रेलिया का अभी एक जो एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट साइन हुआ, एडमिनिस्ट्रेटिव एग्रीमेंट, तो वही अब इसी की बेसिस पे है। तो अब जैसे कि हमारा टारगेट इसमें हम ऐसा नहीं है कि हमें यूरेनियम पहले नहीं मिलता था, ऑस्ट्रेलिया नहीं देता था। ऑस्ट्रेलिया थोड़ी डेवलप्ड कंट्री है, वो काफ़ी मतलब पर्सनल गेन के लिए वो ऐसे यूरेनियम नहीं देती थी। लेकिन इंडिया का जैसे IAEA का जो हमने एडिशनल प्रोटोकॉल साइन किया, दूसरा US के साथ जो हमने साइन किया, इसके बाद
जो हमें एनएसजी से वेवियर मिला, इन इन 3 चीज़ों के कारण ऑस्ट्रेलिया हमारे साथ कोऑपरेट करने के लिए रेडी हुआ है। तो एडिशनल एग्रीमेंट भी उसने साइन कर दिया है। तो पहले क्या होता था, पहले इंडिया को कनाडा, फ्रांस, कज़ाकिस्तान तो देते थे यूरेनियम, तो इन अब मगर ये नहीं देता था, तो अब ये भी देना स्टार्ट करेगा और इंडिया का जो एक पूल होता है जहाँ से ये चीज़ें आएँगी वो बढ़ जाएँगी। तो इंडिया का जैसा करंटली 8.78 गीगावाट्स न्यूक्लियर से जनरेट होता है, तो इंडिया का टारगेटेड बाय 2047 इंडिया 100 गीगावाट्स जनरेट करना चाहता है। इसमें कुछ हमारी मेन ऑर्गेनाइजेशंस बॉडीज़ हैं जैसे NPCIL, NTPC, ये भी क्या कर रहे हैं कि छोटे छोटे 700 मेगावाट्स के इंडिजीनियस न्यूक्लियर रिएक्टर्स डेवलप कर रहे हैं। उसके साथ साथ स्मॉल मॉड्यूलर रिएक्टर्स भी हम डेवलप कर रहे हैं न्यूक्लियर एनर्जी के लिए। और इंडिया का क्या है कि ये जो यूएस के साथ मतलब क्या बोलते हैं, ऑस्ट्रेलिया के साथ हमारा जो पैक्ट हो रहा है, हम एक स्ट्रैटेजिक रिजर्व रख सकते हैं यूरेनियम का वहाँ से लेके, ताकि कल को फ्यूचर में कोई पैंडमिक या कोई ऐसी चीज़ आए तो हम अपना मतलब हमें किसी पे डिपेंड ना रहना पड़े। तो ये भी एक अच्छी चीज़ है। तो इसमें भी काफ़ी हमारे पास अच्छी चीज़ें मिली जो हम नोट कर सकते हैं। ठीक है, अब इसमें एक और अच्छा आर्टिकल है, वन नेशन वन इलेक्शन। इसमें काफ़ी सारी चीज़ें बताई गई हैं जो हमें बहुत ज़रूरी हैं समझनी। हो क्या रहा है कि एक अमेंडमेंट बिल आ रहा है, 129th बिल आ रहा है। तो उसमें क्या हो रहा है कि लोकसभा के और स्टेट इलेक्शन जो है वो सिंक्रोनाइज़ किए जा रहे हैं। इसमें क्या हो रहा है, एक एडिशनल आर्टिकल भी ऐड किया जाएगा 82A, और अमेंडमेंट की जाएगी आर्टिकल 83 को और 172 को। 83 जो होगा वो सेंटर के इलेक्शन, लोकसभा के इलेक्शन से डील करता है, और 172 जो है वो स्टेट के इलेक्शन से डील करता है। ये किया जाएगा। इसके लिए एक हाई लेवल कमेटी भी प्रेसिडेंट रामनाथ कोविंद जी के अंदर कंस्टिट्यूट की गई है कि वो कैसे कैसे इस चीज़ों को देखेंगे। और जो हाई लेवल कमेटी है उसने 4 चीज़ें, मतलब 4 चीज़ों पे उनका मेन फोकस है। कैसे जो ये हमारा साइमल्टेनियस इलेक्शन होगा, कॉस्ट सेविंग होगा, कैसे जो MCC लग जाता है, मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट, उसकी पॉलिसी पैरालिसिस को एड्रेस करेगा। तीसरा, जो गवर्नमेंट का बर्डन होता है मैन पावर का, जैसे जो टीचिंग स्टाफ, जो भी डिफरेंट स्टाफ, पुलिस स्टाफ इलेक्शन में यूज़ होता है, तो उसका बर्डन कैसे रिड्यूस होगा। और चौथा, इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे इससे होगी, जैसे कि इकोनॉमिक ग्रोथ कैसे बढ़ जाएगी अगर हम साइमल्टेनियस इलेक्शन करेंगे। ये इनका 4 पिलर्स हैं जिन पे ये रेस्ट कर रहा है। तो जब हम इकोनॉमिक ग्रोथ की बात करते हैं तो इस आर्टिकल में कहा गया है कि ये किस्म से कंट्राडिक्ट कर रहा है कि साइमल्टेनियस इलेक्शन नहीं होने चाहिए। इन्होंने कहा है कि जो मतलब जब हम पहले पहले साइमल्टेनियस इलेक्शन होते थे 1967 तक, तब हमारी सिर्फ 3.5% से ग्रो करती थी इकॉनमी। तब लाइसेंस राज वगैरह बहुत सारी चीज़ें थी, क्लोज इकॉनमी, लेकिन तब स्लो थी। लेकिन जब हमने अलग अलग इलेक्शन करना स्टार्ट कर दिया, जैसे 2003 और 11 के बीच में, हमारी 8 to 9% ग्रोथ हुई। तो यानी कि इकोनॉमिक ग्रोथ जो है उसका साइमल्टेनियस इलेक्शन से उतना ज़्यादा लिंक नहीं है, इन्होंने ये कहा। उसके बाद एक और चीज़ है, जैसे गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर हम बोलते हैं, इन्होंने कहा है कि कैसे हमारी कॉस्ट सेविंग हो जाएगी। तो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर सिर्फ नॉट इवन 0.1% ऑफ इट्स बजट भी है। मतलब गवर्नमेंट अपना एक्सपेंडिचर नहीं करती। इसका मेन ये है कि जो असली में एक्सपेंडिचर करते हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ और जो कैंडिडेट्स हैं वो करते हैं, वो भी ब्लैक मनी यूज़ करके करते हैं। तो गवर्नमेंट इसमें अपना एक्सपेंडिचर नहीं कर रही, इनका ये मानना है। जो गवर्नमेंट्स का इलेक्शन एक्सपेंडिचर है इज़ नॉट इवन 0.1% ऑफ इट्स ऑन बजट। मतलब सिर्फ 1% भी नहीं है, 0.1% भी नहीं है इसके बजट से, ये इन्होंने बात की है। और दूसरा इन्होंने कहा है कि जो मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट है उसमें क्या हो जाता है, 45 से 60 दिन इलेक्शन के जो पीरियड होता है उसमें कोई स्कीम्स अनाउंस नहीं की जाती, कुछ मतलब अच्छे प्रोग्रेसिव चीज़ें नहीं की जाती, क्योंकि तब इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया जो होता है एक पीरियड बताता है कि कोई, ताकि कोई वोटर इन्फ्लुएंस ना हो जाए। लेकिन इन्होंने कहा है कि ये मतलब इंडिया में होता रहता है, जैसे समझ लो हर साल 2-3 महीने किसी न किसी, इंडिया के 4 महीने कम से कम किसी न किसी पार्ट में मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगा रहता है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि इससे ज़्यादा बड़ा डेंजरस ये है कि एक साथ पूरी कंट्री में जब साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे, तो एक साथ पूरी कंट्री में मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट लगेगा, तो ये ज़्यादा डिस्टॉर्टिंग और बहुत ही ज़्यादा नेशनली कंसंट्रेटेड इशू है और ज़्यादा नुकसान देगा एक साथ होना मॉरल कोड ऑफ कंडक्ट पूरी कंट्री में, रेदर देन अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग टाइम पे, ये इन्होंने कहा है। और इन्होंने एक 3 स्पेसिफिक चैलेंजेस, ये तो आगे इन्होंने जो मतलब इन हाई लेवल कमेटी के रिगार्डिंग था उनके रिगार्डिंग ये कहा है। और कुछ इन्होंने स्पेसिफिक चैलेंजेस भी बताए हैं। स्पेसिफिक चैलेंजेस क्या है कि जैसे जो एग्जीक्यूटिव्स होते हैं, जैसे जो MLA MPs वगैरह होते हैं, वो मिनिस्ट्री जो इलेक्ट करते हैं वो रिस्पॉन्सिबल होते हैं कलेक्टिव हाउस पे। तो तब क्या होगा अगर जो उनकी मतलब कॉन्फिडेंस वगैरह जो है लूज़ कर जाएंगे मेजॉरिटी, या तो 2 ही चीज़ें होंगी, उनको कंटिन्यू करना पड़ेगा या प्रेसिडेंट रूल होगा, जो दोनों ही गलत चीज़ें हैं।
मतलब अगर साइमल्टेनियस इलेक्शन है तो कोई स्टेट में इलेक्शन अगर कोई पार्टी लूज़ कर गई, मतलब कॉन्फिडेंस लूज़ कर गई, तो या तो वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा, या मतलब विदाउट मेजॉरिटी या विदाउट कंसेंट जो होगी, विदाउट कॉन्फिडेंस उनको जाना पड़ेगा आगे। तो हाई लेवल कमेटी ने एक चीज़ इसमें दी थी कि उन्होंने कहा था कंस्ट्रक्टिव नो कॉन्फिडेंस मोशन, जिसमें उन्होंने कहा था कि अगर किसी पार्टी के अगेंस्ट जो गवर्नमेंट में उसके अगेंस्ट अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाए तो साथ में ही एक कॉन्फिडेंस मोशन भी ला लिया जाए, जैसे जर्मनी में है। तो इन्होंने ये कहा था, लेकिन ये जो है इस आर्टिकल से बताया जा रहा है कि ये अच्छा नहीं है। इससे क्या हो जाएगा कि जो माइनॉरिटी गवर्नमेंट है जिसको पॉपुलर कंसेंट भी नहीं है, वो पावर में आ सकती है अगर उसको कॉन्फिडेंस मिल जाए। तो ये भी इन्होंने एक मतलब कहा है कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। तो एक और इन्होंने इसके साथ साथ एक और चीज़ इन्होंने कही है, इन्होंने कहा है कि जो मल्टीपल स्टेट्स होते हैं, मतलब जो 5 ईयर बार्स है, जैसे समझ लो हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें मतलब ये प्रैक्टिकल तो है, ये तो मतलब बिल्कुल कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा है कि 5 साल से ज़्यादा असेंबली नहीं होनी चाहिए, तो इसमें और कम भी नहीं होनी चाहिए, मतलब 5 साल का एक टेन्योर रखा गया है। तो जब ये साइमल्टेनियस इलेक्शन होंगे तो ये कॉन्स्टिट्यूशनल चैलेंज भी हो सकता है। तीसरा इन्होंने वेव इफेक्ट कहा है। वेव इफेक्ट का मतलब ये है कि जब भी मतलब सेंटर और स्टेट के इलेक्शन जब भी देखा गया साइमल्टेनियस होते हैं तो जो नेशनल इश्यूज़ होते हैं उनको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जाती है, जैसे कि एग्रेरियन क्राइसिस या डिस्ट्रेस विदर्भा में है, या कोस्टल लाइवलीहुड क्राइसिस केरला में है, फ्लड मैनेजमेंट इन आसाम में। ये स्टेट के लोकल इश्यूज़ हैं, ये स्टेट गवर्नमेंट डील करती है। लेकिन जब सेंट्रल लेवल की और स्टेट लेवल के इलेक्शंस एक साथ हो जाएंगे तो जो स्टेट वाले कंसर्न्स होते हैं ये मतलब लोग वेव इफेक्ट के कारण इसको अवॉइड करके जो मेन पार्टी सेंटर में उसी की तरफ वोट करती है। और एक और चीज़ इन्होंने एक और बहुत ही अच्छी चीज़ कही कि थर्ड टायर गवर्नमेंट, जो हमारी 73rd और 74th अमेंडमेंट जिसमें पंचायती राज म्यूनसिपलिटी वगैरह के हैं, ये जो पंचायत और म्यूनसिपलिटीज़ है बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मुंबई, पुणे, बेंगलुरु में ये छोटे मोटे इलेक्शन नहीं होते, काफ़ी बड़े लेवल के इलेक्शंस होते हैं यहाँ पे। तो क्या है कि अगर हम वन नेशन वन इलेक्शन में इसको साथ लेके चलें 73rd और 74th को, तब तो बहुत ही ज़्यादा स्प्रिट अवॉइड हो जाएगी, जो हमारी डिसेंट्रलाइजेशन वाली स्प्रिट है। वो तो काफ़ी मतलब वो तो इलेक्शन हो ही नहीं सकते साथ में, इनको भी लेके चलना पड़ेगा अभी, क्योंकि जो अमेंडमेंट है वो बात कर रहा है सिर्फ स्टेट और लोकसभा की। लेकिन जो 73rd और 74th भी तो इलेक्शन होते हैं, इनको कैसे वन नेशन वन इलेक्शन में लाया जाएगा? अगर लाया जाएगा तो ये तब भी गलत है, अगर नहीं लाया जाएगा तब भी फिर भी वही जो गवर्नमेंट का एक्सपेंडिचर का लॉजिक है कि भाई बार बार एक्सपेंडिचर करना पड़ता है। यहाँ पर भी तो एक्सपेंडिचर होता है, यहाँ पर भी तो वैसी मशीनरी होती है। तो इनका कहना है कि ये भी एक मेन इसका इशू है। तो हमने इसके काफ़ी इश्यूज़ डिस्कस कर दिए, जैसे कि सबसे सबसे मेन है हमारा वेव इफेक्ट। दूसरा हमारा आ गया 73rd एंड 74th अमेंडमेंट एक्ट। तीसरा हमारा आ गया कि जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल मैंडेट है 5 ईयर्स टर्म होनी चाहिए। और चौथा हमारा आ गया जो इन्होंने कहा है कि भाई फिक्स होना चाहिए, मतलब या तो प्रेसिडेंट रूल लग जाएगा अगर कोई कहीं पे फेलियर होगी स्टेट गवर्नमेंट या कुछ और, तो साइमल्टेनियस इलेक्शन वे उस तरीके से गलत है। अब एक बड़ा अच्छा एग्जाम्पल के तौर पे एक महाराष्ट्र ने लॉ लाया है। उन्होंने इस लॉ में कहा है कि जो वुमेन्स होती हैं, आपको तो पता है काफ़ी वो एग्रीकल्चरल काम करती है, मतलब मेन से ज़्यादा वुमेन्स एग्रीकल्चर में एंगेज्ड हैं। तो इन्होंने एक पॉलिसी लाई है जिसमें वुमेन फार्मर सर्टिफिकेट दिया जाएगा वुमेन्स को। जैसे कि हमें कोई भी जैसे एग्रीकल्चर या किसी भी स्कीम का बेनिफिट लेना होता है तो हमें प्रूव करना होता है कि हमारे नाम पे इतनी ज़मीन है या हम इतनी लैंड ऑन करते हैं। तो अगर वो नहीं हो तो हमें काफ़ी स्कीम्स का बेनिफिट नहीं मिलता, हमें क्रेडिट नहीं मिल पाता, हमें और भी कुछ चीज़ें अगर लेनी हो गवर्नमेंट की तरफ से तो वो नहीं मिल पाती। तो इन्होंने कहा है कि वुमेन फार्मर सर्टिफिकेट मिला जाएगा वुमेन्स को, जिसके कारण उनको रिक्वायरमेंट नहीं होगी कि उनको शो करनी प्रॉपर्टी उनके नाम पे, और वो कोई भी बेनिफिट्स ले सकते हैं स्कीम्स का। तो ये काफ़ी एक पॉजिटिव स्टेप में ये एक स्कीम है जो हेल्पफुल होगी वुमेन फार्मर्स के लिए, पर्टिकुलरली महाराष्ट्र में, क्योंकि उन्होंने ये लॉ पास किया और ये बाकी जगह पे भी इम्प्लीमेंट होनी चाहिए। अब इसके बाद एक लद्दाख का काफ़ी अच्छा आर्टिकल है हमारे पास। दरअसल बात ये है कि लद्दाख में काफ़ी सारी चीज़ें चल रही है। वहाँ पे वो पहले 6 शेड्यूल जैसे हमारा नॉर्थ ईस्ट में वो डिमांड कर रहे थे कि 6 शेड्यूल में आना, लेकिन गवर्नमेंट ने उसमें पहले ही एक हिल ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल वो पहले से ही उन्होंने दी हुई थी वहाँ पे। तो गवर्नमेंट कह रही है कि हम इसी को एम्पावर करेंगे और इसके साथ साथ एक हम बनाएंगे एक टॉप लेवल रिप्रेजेंटेटिव बॉडी बनाएंगे आर्टिकल 371 के अंडर, जो क्या करेगी कि
मतलब आपका जो जो भी एस्पायरेशंस हैं लद्दाख की, वो सारी इसमें से डील हो जाएंगी। ये एक किस्म से जैसे जैसे वो 6 शेड्यूल में होता है खुद ही डिसीजन लेना वगैरह वगैरह, एक किस्म से ये भी जो इनकी हाई रिप्रेजेंटेटिव बॉडी होगी ये भी डिसीजन लेगी। लेकिन इसके साथ साथ काफ़ी कन्फ्लिक्ट्स आ रहे हैं। अब गवर्नमेंट ने, लद्दाख एडमिनिस्ट्रेशन ने क्या कहा है कि पहले वहाँ पे सिर्फ 2 ही ये होते थे ऑटोनोमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल, वो होते थे लद्दाख और लेह और करगिल में। अब गवर्नमेंट ने क्या किया, वहाँ पे रिसेंटली वहाँ पे 7 डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए हैं। तो पहले 2 में ही होते थे, तो अब वो गवर्नमेंट कह रही है कि हम 7 के साथ में ये बनाएंगे, तो ताकि और ज़्यादा डेमोक्रेटिक डिसेंट्रलाइजेशन हो, उनके पास ज़्यादा से ज़्यादा पावर आए। तो वहीं जो इनकी लद्दाख की कुछ रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ हैं, वो कहती हैं कि भाई ये गलत हो रहा है। जैसे कि वहाँ की जैसे करगिल केडीए है, एबीएल है, ये कुछ वहाँ की बॉडीज़ हैं, ये कह रही हैं कि ये गलत हो रहा है, इनको ऑटोनोमस हम दे रहे हैं। इसके कारण क्या हो रहा है कि हम मतलब हर एक बंदा रिप्रेजेंटेटिव बन रहा है। हमारी पॉपुलेशन ही 3 लाख की है, 60,000 स्क्वायर किलोमीटर हमारा एरिया है, हम इतनी रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ बना रहे हैं। तो ये जो हम 371 के अंडर बना रहे हैं रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इसका क्या रोल होगा? ये तो उसको वीक करने के लिए ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट्स को हम एम्पावर कर रहे हैं। तो ये तो जो हमारी रिप्रेजेंटेटिव बॉडी, इसका फिर रोल ही नहीं रहेगा अगर हम सारी पावर्स डाइल्यूट कर रहे हैं। इनका ये मानना है। इसके साथ साथ इसमें एक कुछ और चीज़ें भी हैं, जैसे कि इन्होंने कहा है कि जो ये अब आज के टाइम पे ये देने का क्या तरीका है, जब नेगोशिएशन ऑन 371 ऑलरेडी चल रही है। ये आज की इन्होंने कहा है कि मीनिंगफुल ही नहीं है। तो उसके साथ साथ इनका एक केडीए का को चेयरमैन है साजाद करगिली, इसने कहा है कि ये लीड कर जाएगा मैक्सिमम गवर्नमेंट और मिनिमम गवर्नेंस को। जैसे हमारा मैक्सिमम क्या होता है कि हम ज़्यादातर बोला जाता है कि मिनिमम गवर्नमेंट होनी चाहिए, मैक्सिमम गवर्नेंस, लेकिन ये कह रहा है कि उल्टा हो जाएगा इसका। तो जो एग्जिस्टिंग काउंसिल्स हैं उनको आज की डेट में एम्पावर करना, ये उसके अगेंस्ट नहीं है एक्चुअली। ये चाहते हैं कि जो टाइम इस टाइम पे जिस टाइम पे नेगोशिएशन 371 अंदर रिप्रेजेंटेटिव बॉडी चल रही है, तो इस चीज़ का क्या फ़ायदा है, इस चीज़ को आज क्यों ये उजागर किया जा रहा है, इनका ये कहना है। तो और ये भी बात ये है कि हम कितने काफ़ी कम पीपल्स हैं और इतनी ज़्यादा रिप्रेजेंटेटिव बॉडीज़ बन रही हैं, ये भी गलत है। और इसके साथ साथ इन्होंने कहा है कि हाँ, कुछ अब इश्यूज़ हम बताते हैं जो लद्दाख में ऐसा क्यों हो रहा है, वहाँ पे इतना मतलब लोग कितने परेशान क्यों हैं। सबसे पहले क्या हुआ था कि जब यूटी क्रिएट की गई थी, जेके और लद्दाख को अलग किया गया था, तो जेके को लेजिस्लेचर दी गई पर लद्दाख को नहीं दी गई। वो सबसे पहले उनकी फ्रस्ट्रेशन उसी के कारण आई। उसके बाद क्या हुआ कि वहाँ पे जब प्रोटेस्ट मूवमेंट चले, सोनम वांगचुक, उनको एंटी इंडियन एनएसए वगैरह लगाया गया और क्वेश्चन रेज किए गए अब अबाउट लद्दाख पैट्रियोटिज़म। फिर उसके बाद जब डिस्ट्रिक्ट्स क्रिएट किए गए, वहाँ पे जो 7 डिस्ट्रिक्ट क्रिएट किए गए, तो करगिल केडीए जो है ये कहता है कि भाई ये जो 5 न्यू डिस्ट्रिक्ट्स बने लेह और करगिल के अलावा, ये बुद्धिस्ट मेजॉरिटी डिस्ट्रिक्ट्स को फेवर करते हैं। ये भी थोड़ा उनकी कंसर्न आ गई। अब इसमें क्या है कि इनको 6 शेड्यूल में तो अब और क्या चीज़ें हैं कि ये पावर्स हिल काउंसिल्स कैसे पावर एक्सरसाइज करेंगी। ये जो है इनकी मतलब बहुत अच्छी पावर्स हैं इनकी अगर देखा जाए तो, लेकिन फिर भी 6 शेड्यूल जो है वो ज़्यादा अच्छी पावर देता था। वो कॉन्स्टिट्यूशनल था, ये नॉन स्टैच्यूरी है, तो मगर फिर भी इसमें थोड़ी बहुत पावर है। ये क्या कर सकती है, कुछ डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कर सकती है, बजट वगैरह डेवलप कर सकती है, कुछ चीज़ों पर टैक्स भी ले सकती है। तो इसी के कारण कह रहे हैं कि ये मतलब जो बाकी चीज़ें वो जो रिप्रेजेंटेटिव बॉडी 371 आर्टिकल के अंदर बना रहे हैं वो काफ़ी डाइल्यूट हो जाएगी अगर इसको इतनी मतलब इसको ये चाहते हैं कि दें पावर, लेकिन टाइमली ये बोलते हैं कि इस टाइम पे नहीं देनी चाहिए थी। इनका यही है। अब थोड़ा सा इसमें डिस्टिंग्विश है ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल जो 6 शेड्यूल एरिया में होती है, उनका क्या है, उनका क्या है कि वो लॉ भी बना सकते हैं फॉरेस्ट लैंड वगैरह के लिए, ठीक है। उसके साथ साथ अपने जो उन कस्टमरी प्रैक्टिसेस होते हैं और गवर्नर की तो एसेट लगती है, ये चीज़ें कर सकते हैं। लेकिन जो लद्दाख में है ये कोई कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस नहीं एंजॉय करता, इनकी अपनी लेजिस्लेटिव पावर्स नहीं होती है, लॉ नहीं बना सकते जैसे ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल बना सकती है। और जुडिशली जो उनके कस्टम्स पे हैं उस पर भी ये कुछ ऐसा नहीं बना सकते रूल्स और रूल्स वगैरह। तो यही इसमें मेन था। इसके बाद हमारा हाँ UKFTA, ये मतलब बहुत अच्छा है। UKFTA के बारे में अगर हम बात करेंगे, इंडिया का फर्स्ट ऐसा कोई डेवलप्ड कंट्री के साथ कंप्रिहेंसिव एग्रीमेंट किया गया है। 4 साल तक इसमें भी नेगोशिएशन चलती रही, लेकिन फाइनली ये आ चुका है। इसमें क्या होगा कि इंडिया के जो लेबर इंटेंसिव सेक्टर जैसे टेक्सटाइल, फुटवेयर, जेम्स, ज्वेलरी, इन चीज़ों को बूस्ट मिलेगा। और जो ब्रिटिश के कार्स, वाइन्स, चॉकलेट्स है उनको बूस्ट मिलेगा। जो ब्रिटिश है
उन्होंने क्या किया, ऑलमोस्ट 99% टैरिफ्स एलिमिनेट कर दिए हैं इंडियन गुड्स पे, और इंडिया जो है वो उसने रिड्यूस कर दिए हैं। उन्होंने एलिमिनेट किया है और इंडिया ने 90% पर रिड्यूस कर दिए हैं। इसमें काफ़ी अच्छी चीज़ें जो हम बता सकते हैं, जैसे कि जो उनकी कार्स वगैरह हैं उस पर जो टैरिफ्स हैं वो 110% से लेकर 30% तक रिड्यूस किए जाएंगे। तो बहुत बड़ी चीज़ है, काफ़ी सस्ती हो जाएंगी। लेकिन एक कैप रखी गई है कि 20,000 ही पहले कार्स आएंगी, 37,000 आएंगी, ऐसा ऐसा है। उसी के साथ साथ जो अल्कोहलिक बेवरेजेस हैं उन पे भी रिड्यूस कर रहा है 150% से 75%। ये एक मतलब हम यूज़ कर सकते हैं एग्जांपल कि अल्कोहलिक पे 150 से 75, कार्स पे 110 से 30% रिड्यूस किया जाएगा। वही इंडियन टेक्सटाइल जो हैं वो उनको करंटली 10% टैरिफ फेस करना पड़ता था यूके में, अब वो भी रिड्यूस किया जाएगा। रिड्यूस क्या, एलिमिनेट ही किया जाएगा एक किस्म से। तो एक और इसमें इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि इसमें एक सेल्फ डिक्लेरेशन ऑफ ओरिजिन है। जैसे इंडिया का क्या था, हमेशा से कंसर्न रहती थी कि इंडिया अगर इंपोर्ट करेगा तो उसमें होना चाहिए कि भाई ये कहाँ से ओरिजिन हुआ है। तो इसमें इन्होंने कहा है कि सेल्फ डिक्लेरेशन भी चल पड़ेगा। अगर सेल्फ डिक्लेरेशन भी वो वहाँ की मैन्युफैक्चरिंग कर लेंगी तो भी चल पड़ेगा। इससे क्या होगा, ज़्यादा हमें यहाँ पे हम ला सकते हैं वहाँ की चीज़ें। तो जो हमें रेस्ट्रेंट्स होते थे, जो हम मतलब टैरिफ्स वगैरह लगाते थे, वो ख़त्म हो जाएंगे। और इसी के साथ साथ स्टील एक्सपोर्ट्स भी बढ़ जाएगी। दरअसल उनका क्या था, जो इंग्लैंड यूके था, वो स्टील एक्सपोर्ट्स पर उन्होंने थोड़ा बैन शैन लगाया हुआ था, तो ये भी बढ़ जाएगी। मेन हमारा स्टील एक्सपोर्ट्स भी उनके साथ रिलेशन में आता है। उन्होंने कर्ब्स लगाई हुई थी ट्रेड नेगोशिएशंस के बीच में, और ये काफ़ी मेन पॉइंट था हमारी जो एफटीए वगैरह का था। अब इसमें क्या है कि कुछ अच्छी चीज़ें भी हैं, जैसे कि लेबर और एनवायरनमेंट चैप्टर जो है वो बाइंडिंग नहीं रखा गया है। लेबर और एनवायरनमेंट, आपको पता है यूके लेबर एनवायरनमेंट को कितना इंपॉर्टेंस देता है, वो बाइंडिंग नहीं रखा गया है। लेकिन फिर भी एक कंसर्न है कि इंडिया को एग्जेम्पशन नहीं मिली है कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज़्म। जो देखो मतलब आप कोई भी चीज़ प्रोड्यूस करनी हो, उसमें जो भी हमारा कार्बन यूज़ होता है, तो उसकी कार्बन की कॉस्ट जो होती है उसको कंपेयर करते हैं डोमेस्टिक प्रोडक्ट से। जो एक्स्ट्रा कॉस्ट वहाँ पे कार्बन प्रोडक्ट को जनरेट करने में कार्बन की लगती है, वो एक किस्म से टैक्स की फॉर्म में लेते थे। तो वो उससे एग्जाम्पशन इंडिया को नहीं मिली। इंडिया को लेबर और ये एनवायरनमेंट के लिए बाइंडिंग नहीं रखा गया है, लेकिन CBAM ये अभी भी एग्जाम्पशन नहीं मिली। पर फिर भी बहुत बड़ी बात है, कहाँ 110% से लेके 30% कार्स पे आ रहे हैं। अल्कोहल्स में 150% से कितने कम आ रहे हैं, 75% आ रहे हैं। और इंडिया भी मतलब 10% अगर इंडिया को टेक्सटाइल्स पे लगता था वो भी ज़ीरो हो रहा है, 99% एलिमिनेट हो रहा है। और इंडिया भी 90% रिड्यूस कर रहा है अपने टैरिफ्स। तो ये, और जो ये ऑरिजिन सेल्फ डिक्लेरेशन वाला है, ये भी काफ़ी अच्छा पॉइंट है। और बाइंडिंग भी नहीं रखा गया यहाँ पे लेबर और एनवायरनमेंट, ये भी काफ़ी अच्छी चीज़ है। अब एक और अच्छा आर्टिकल इसमें इंडियन एक्सप्रेस में है, ये चाइना ने एक सी बेस्ड इंटरकंटिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल टेस्ट की है। सॉरी, ये थोड़ा सा ऊपर चले गया। चाइना ने एक मतलब सी बेस्ड की है। देखो, ये ट्राइड सिस्टम होता है, जैसे एयर कैपेबिलिटी ऑफ डिलीवरिंग न्यूक्लियर्स एंड सी एंड लैंड। तो इन्होंने सी की है और ऑलमोस्ट काफ़ी देर बाद की है। 1980s में इन्होंने पहली बार की थी और सेकंड टाइम सी से इस बार की है। और रिसेंटली 2024 में भी इन्होंने लैंड बेस्ड की थी टेस्ट अपनी जो मिसाइल है। और ये एक इसका कंसर्न ये है कि अभी ये पता भी नहीं है, थोड़ा ये हाइड ही रखते थे ज़्यादातर, ये जुआन लांग 2 है या जुआन लांग 3 है, मगर जुआन लांग ही है ये एक मिसाइल, लेकिन ये 2-3 ये अभी कंफर्म नहीं है। और एक इशू ये है कि इन्होंने फिलिपाइन वगैरह के बॉर्डर से लेके ये ऐसी जगह पे डाली जहाँ पे मतलब न्यूक्लियर फ्री जोन जिसको बोला जाता है, वहाँ पे जाके मतलब जहाँ अलाउड नहीं था टेस्ट करना, वहाँ पे टेस्ट किए। तो अब हो क्या रहा है, रिसेंटली चाइना क्या कर रहा है, चाइना पहले क्या करता था, छुपाता था अपने सारे, कैमोफ्लेज करता था अपनी सारी टेस्टिंग को। बट आजकल ये क्या कर रहा है, ये पूरी दुनिया को दिखा रहा है कि भाई उनके पास कितनी कैपेबिलिटी है, कितने वो ख़तरनाक है। और यूएस को पार्टिकुलरली दिखाना चाहता है कि भाई उनका ट्राइड सिस्टम कैसे डेवलप हो चुका है, उनकी सेकेंड स्ट्राइक कैपेबिलिटी कैसे बढ़ चुकी है, ये चीज़ें बता रहा है। एक चीज़ हमें इसमें इंपॉर्टेंट मिलती है, वो ये है कि सिर्फ इंडिया और चाइना ही ऐसी कंट्रीज़ हैं जिन्होंने नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर डॉक्ट्राइन ऑफिशियली रखी हुई है। मतलब यूएस वगैरह ऐसा नहीं है कि नो फर्स्ट यूज़। और इनकी चाइना की पॉलिसी भी सिमिलर टू इंडिया पॉलिसी है, जिसमें ये कहते हैं कि नो फर्स्ट यूज़, एश्योर्ड रिटेलिएशन और नॉट यूज़ अगेंस्ट नॉन न्यूक्लियर स्टेट्स, उनके अगेंस्ट भी ये यूज़ नहीं करेंगे। लेकिन ये है कि चाइना थोड़ा सा मिनिमम न्यूक्लियर डेटरेंस दिखा रहा है, थोड़ा थोड़ा वो डराता है अपने न्यूक्लियर वेपन से, लेकिन फिर भी वो भी पीसफुल ही यूज़, अभी तक तो ठीक ही है, उसकी पॉलिसी भी ठीक ही है। तो ऐसा भी नहीं है कि वो चेंज कर लेगा। लेकिन कुछ रिसेंट इंस्टेंसेस में कुछ उन्होंने चेंज करने की बात की है, जैसे लॉन्च ऑन वार्निंग। मतलब उनको जब अभी न्यूक्लियर अटैक हुआ ही ना हो, तो अगर उनको ऐसा लगे कि कोई लॉन्च कर रहा है वहाँ से, मतलब न्यूक्लियर वेपन आ रहा है, तो ये उसके बेसिस पे भी
पहले भी अर्ली वार्निंग काउंटर स्ट्राइक कर सकते हैं, इनकी एक पॉलिसी है। मतलब ये इस तरीके से चेंज ला रहे हैं थोड़ा थोड़ा, लेकिन अभी भी ये नो फर्स्ट यूज़ इनकी पॉलिसी मेन ही है। तो इंडिया को भी अब थोड़ा सा संभलना पड़ेगा। इंडिया भी डेवलप तो कर रहा है, इंडिया काफ़ी अच्छा आगे चल रहा है, लेकिन जो न्यूक्लियर चाइना कर रहा है उसका भी ध्यान रखना पड़ेगा। इसमें इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स थे आज, तो थोड़ा हिंदू में भी एक दो आर्टिकल्स देख लेते हैं। हालांकि उतना अच्छा आर्टिकल मुझे लगा नहीं आज हिंदू में आए थे, मगर थोड़ा सा देख लेते हैं हम। एक तो ये है वही, मतलब ईरान के बारे में काफ़ी बार आ चुका है तो ज़रूरी नहीं है पढ़ना। इसके बाद एक और आर्टिकल यहाँ पे अर्जुन सुब्रमण्यम जी ने दिया है ईरान के बारे में। इन्होंने भी यही बात की है कि भाई जो ईरान की पॉलिसी थी बिग शैतान लिटिल शैतान इज़राइल और यूएस को अटैक करना, वो हो नहीं पा रही। 1990s में कैसे वो प्रॉक्सी यूज़ करके डिसरप्ट करना चाह रहे हैं, जिसके कारण क्या नुकसान हो रहा है कि भाई उनके अपने ही जो जो नेशंस जिनकी सपोर्ट उनको मिलनी चाहिए थी वो भी नहीं मिल पा रही है। तो इंडिया भी सारी कंट्रीज़ तंग आ रही है उनके ईरान के जो तरीका है। हालांकि यूएस ज़्यादा उसमें इंटरफेयर कर रहा है, लेकिन ईरान की भी जो अप्रोच है वो ठीक नहीं जा रही है। हालांकि इंडिया की और उसकी अच्छी कल्चरल सिविलाइजेशन लिंक्स थे, लेकिन इंडिया जो है थोड़ा अपना जो शूज़ है आउट ही रखना चाहता है ईरान वाले कन्फ्लिक्ट से, और खाली ट्रांजैक्शनल रिलेशंस। और रिसेंटली इंडिया ने भी कंडेम किया, को स्पॉन्सर किया एक किस्म से कहा जाएगा, यूएनएससी रेजोल्यूशन को, जो कंडेम करता है ईरान का मिलिट्री अटैक में। और क्योंकि इंडिया के भी लोग मारे जा रहे हैं तो इंडिया ने इवन कंडेम भी किया। ये हम एक एग्जाम्पल के तौर पर यूज़ कर सकते हैं। और जो थोड़ा सा बैकग्राउंड हमें पता चल सकता है कि ईरान एक प्रॉक्सी वॉर चला रहा है वहाँ पे, जिसके कारण सारे गल्फ स्टेट्स जो हैं वो तंग आ रहे हैं। तो अपने ही रूट्स, वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ वगैरह पे दोनों यूएस वगैरह चाहते हैं अपने अपने रूट्स डेवलप करना, वो भी एक अच्छी चीज़ नहीं है। अब एनपीटी की बात करते हैं तो एनपीटी वही है, हैव्स और हैव नॉट्स में तब्दील करता है वर्ल्ड को। तो ईरान जो है इसमें भी यही बात की गई है कि JCPOA जो था वो अच्छा एग्रीमेंट था, उसमें पीसफुल ईरान जो था मतलब अलग हो रहा था, लेकिन ईरान ने फॉलो भी किया, ईरान ने लीगली उसको एक्वायर करने की कोशिश की और पीसफुल भी कर रहा था। लेकिन जो यूएस था वही अलग निकल गया बाहर से 2018 में ट्रंप के आने के बाद। तो जिसके कारण ईरान को क्या हुआ कि अगर उसने कंपाइल किया लास्ट को तो उसको पनिशमेंट मिली, उसकी जगह उसको फिर से सैंक्शंस फेस करनी पड़ी। तो यही इसमें बात की गई है। तो इससे एक चीज़ हमें ध्यान मिलती है कि अमेरिका के साथ कोई भी अगर हम एग्रीमेंट करते हैं तो वो गारंटी नहीं है कि वो मतलब चलता रहे। इसमें यही मेन बात है, ऐसा कुछ और है नहीं। हाँ, अब चाइना की क्या है कि चाइना की थोड़ी ग्रोथ जो है स्लो चल रही है। उन्होंने जितनी एक्सपेक्ट की थी उससे काफ़ी स्लो आ रही है चाइना की ग्रोथ। इसके लिए उन्होंने एक मीटिंग वगैरह भी की है। तो मेन ये क्या है, इसमें एक हम जैसे देखते हैं कि चाइना एक मैन्युफैक्चरिंग हब है, ये वो एक्सपोर्ट वगैरह करता है, तो उसका रियल एस्टेट भी बहुत इंपॉर्टेंट मैटर करता है उसकी ग्रोथ के लिए। 18% इन्वेस्टमेंट जो प्रॉपर्टी में वो गिर गई है, जिसके कारण उसकी इकॉनमी ग्रोथ बोलते हैं स्लो चल रही है। तो यानी कि अगर हमें एक अपना पॉइंट अगर हम डाल दें कि रियल एस्टेट सेक्टर जो है चाइना का, वो हिट कर रहा है उसकी ग्रोथ को, वो अच्छे से डेवलप नहीं हो पा रहा। लोगों के माइंड में क्या है कि वो बाहर इन्वेस्ट नहीं कर पाते। बैंकिंग में एक फ़िक्स्ड रेट ऑफ इंटरेस्ट रखा गया है, वो भी उनके लिए अच्छा नहीं है। तो रियल एस्टेट में भी वो आज की डेट में इन्वेस्ट नहीं कर रहे, तो ये इसी के कारण वहाँ पे अफेक्ट हो रहा है। अब एक क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम को डिजिटलाइजेशन की बात की गई है। करंटली सिर्फ 46% ही FIRs जो हैं कोर्ट में डिजिटली प्रेजेंट हो पाती हैं। तो गवर्नमेंट का क्या फोकस है इस बार कि वो जितना भी हमारा रिकॉर्ड है बाय 21 जुलाई 2027 उसको डिजिटलाइज किया जाए। तो हालांकि ये बहुत अच्छा सिस्टम, देखते हैं हो पाता है कि नहीं। तो फ़िलहाल इतना ही था हमारे मेन आर्टिकल्स में। द इंडियन एक्सप्रेस में काफ़ी अच्छे आर्टिकल्स थे जो हमें एक बार अपने नोट्स में ऐड करने चाहिए, उनके जो जो पॉइंट्स हमें मिले। द हिंदू में कुछ खास ऐसा था नहीं और काफ़ी चीज़ें रिपीट होती हैं। हम चाहते हैं कि काफ़ी जो अच्छा कंटेंट हो, जो हमें वैल्यू एडिशन कराए, वही हम अपने नोट्स में रखें। तो जो आपको इसमें से अच्छे पॉइंट्स लगे वो आप अपने नोट्स में उसको अच्छे से फिर से पढ़ के या नोट करके फिर से अपने नोट्स में ऐड कर दीजिएगा। थैंक यू। आपको अगर ये एनालिसिस अच्छा लगा तो सब्सक्राइब और लाइक करें हमारे चैनल को।